नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं 11th का, और उस चैप्टर का नाम है एनाटॉमी। यानी कि शारीरिक एनाटॉमी को हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कह सकते हैं, लेकिन एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर्स का सेक्शन काट के उसका आंतरिक अध्ययन करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, दैट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। एनाटॉमी में हम लोग टिश्यू के बारे में बात करेंगे। टिश्यू की परिभाषा क्या होती है? आइडेंटिकल ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग द सेम ओरिजिन एंड फंक्शन इज कॉल्ड योर टिश्यू। एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जिनकी संरचना एवं कार्य समान होती है उसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। जूलॉजी के अंदर परिभाषा अलग तरीके से दे रखी है टिश्यू। आइडेंटिकल ग्रुप ऑफ सेल्स along with the intercellular space या material having same structure and function is called your tissue. टिश्यू शब्द जो था टर्म वो ग्रीव ने दिया था यहाँ पर, तो वहां पर टिश्यू की डेफिनेशन जूलॉजी में बायचेट ने दी थी। टिश्यू मुख्यतया दो प्रकार का होगा। एक कहलाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि विभुज्योति ऊतक, और एक कहलाते हैं परमानेंट टिश्यू, यानी कि स्थायी ऊतक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो लगातार विभाजन करते हैं, कंटिन्यूअसली डिवाइड, और परमानेंट टिश्यू स्थायी ऊतक होती है, उनके अंदर नो डिवीजन, कोशिका विभाजन नहीं होता। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अलग अलग आधारों के ऊपर वर्गीकृत किया गया है, स्थिति के आधार पर, कार्य के आधार पर, विभाजन के तल के आधार पर। अपने कोर्स के अंदर स्थिति के आधार पर, पोजीशन के आधार पर वर्गीकरण किया गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, स्थिति के आधार पर। अब स्थिति के आधार पर ये कैसे कैसे होते हैं? ये ऐसे होते हैं। एक चित्र दे रखा है एनसीईआरटी में, ये लीफ प्राइमोर्डिया है, यानी कि आद्य पर्ण। जो टिश्यू शीर्ष पर उपस्थित है वो लगातार विभाजन करता है, उसको हम लोग एपिकल मेरिस्टेम यानी कि
शीर्ष विभुजोतक कहते हैं। लगातार वृद्धि करता है, ऐसे 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 ऐसे, और पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है, यानी कि प्राथमिक वृद्धि में सहायक होता है, यानी कि प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब दूसरा कौन सा होता है? इंटरकैलरी। अब देखिए साहब, पहले ये वाला भाग यहां पर था, यहां पर था, अब ये आगे चला गया, पीछे कुछ चकते इसने छोड़ दिए, ये इनको क्या बोलते हैं? अंतर्वेशी, इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहते हैं, यानी कि अंतर्वेशी विभुजोतक कहते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है, ये तो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होगा। अंतर्वेशी को मैं थोड़ा सा समझाता हूं। वर्षा ऋतु में जब घास बड़ी हो जाती है तो शाकाहारी जंतु उस घास को चर लेते हैं, यानी कौन सा उत्तक खा रहे हो? ये वाला। तो ये और अधिक घनी हो जाती है यहां से, कौन से उत्तक के कारण? अंतर्वेशी विभुजोतक के कारण। आता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। ओके, अब तीसरे प्रकार का उत्तक ये रहा, ये रहा, ये कहलाता है लेटरल मेरिस्टेम, यानी कि पार्श्वभूतक कहलाता है। यहां से भी क्वेश्चन बनता है। देखिए, दो प्रकार की ग्रोथ होती है, प्राथमिक वृद्धि प्राइमरी ग्रोथ, उसमें लंबाई बढ़ती है, और एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ जिसमें उसका व्यास बढ़ता है। और व्यास बढ़ने के लिए क्या चाहिए? कैम्बियम। तो जितनी भी कैम्बियम्स हैं, चाहे वो फेसिकुलर हो, इंटरफेसिकुलर हो, एधा, ऑल कैम्बियम्स, सभी एधा पार्श्व विभुजोतक को निरूपित करती है। अब चले हम, कुछ सिद्धांत हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं वैसे हमारे पास में। ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत है, एस्ट्रोजन थ्योरी है, कॉर्पर कैप्टे थ्योरी है, लेकिन हमारी किताबें तो एक भी नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी ये एक पूछ लेते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। तो व्हाट आर द थ्योरीज रिलेटेड विद मेरिस्टेम? नंबर वन इज योर एपिकल सेल थ्योरी, शीर्ष कोशिका सिद्धांत, जो नेगेली ने दिया था। उसके अनुसार एक कोशिका से संपूर्ण पादप की उत्पत्ति हो जाती है। दैट इज एप्लीकेबल फॉर द एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, बट नॉट ऑन द एंजियोस्पर्म। एपिकल सेल थ्योरी, शीर्ष कोशिका सिद्धांत बाय नेगेली। दूसरा ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, बाय स्मिटेट। तीसरा ट्यूनिका कॉर्पस ने क्या था, अभी मैंने चित्र बनाए थे, ये रहा। उसमें ये था कि बाहर वाली परत जो होती है उसको ट्यूनिका कहते हैं, और नीचे जो परत होती है उसको कॉर्पस कहते हैं। नीचे वाली परत तो अंदर का सारा मटेरियल बनाती है, और ट्यूनिका बाहर की एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करती है। हिस्टोजन थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर द रूट, which was given by Einstein। एक होती है कॉर्पर कैप्टे थ्योरी,
जो शुभ ने दी थी। ये सिद्धांत है, याद कर लेना कि एक एक लाइन किसने दिया, यही पूछते हैं और कोई ज़्यादा वो लोग नहीं पूछते। अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं सिंपल और एक कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स। सिंपल वाला जो होता है वह एक ही प्रकार की वन टाइप ऑफ सेल्स का बना हुआ होता है। अब ये सिंपल वाला कितने प्रकार का होता है? नंबर 1 पैरेन्काइमा, नंबर 2 स्क्लेरेन्काइमा, जो पहले लेते हैं अपन कोलेन्काइमा, नंबर 3 स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की बात करने जा रहा हूं। इसकी जो सेल वॉल होती है टिश्यू की वो पतली होती है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, सुस्पष्ट कोशिका द्रव्य होता है, इनके मध्य में रिक्त स्थान नगण्य होता है। हो गया? अगर पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल जुड़ गया तो वो कहलाता है क्लोरेन्काइमा, यानी प्लस क्लोरोफिल। अगर उसके अंदर वायु गुहिकाएं आ गई तो वो कहलाता है एरेन्काइमा, एयर कैविटीज। और अगर उसमें वेस्ट एकत्रित हो गया, अपशिष्ट, तो उसको बोलते हैं इडियोब्लास्ट, ये वेस्ट एकत्रित हो गया। अब ये जो पैरेन्काइमा है इसकी आइडियल साइज, आदर्श साइज कितनी होती है? तो आंसर होता है 14। तो उसको बोलते हैं हम लोग टेट्राकाइडेकाहेड्रॉन। चौदह साइड आदर्श साइड। पैरेन्काइमा क्या कार्य करता है? फंक्शन स्टोरेज का कार्य करता है, भोजन को भी संचय करता है और जल का भी संचय करता है। अगर वो हरा हो गया तो प्रकाश संश्लेषण कर देगा, और अगर उसके अंदर वायु गुहिका हो गई तो जलीय पौधों में तैरने के लिए, प्लावन के लिए, बायंसी के लिए उत्तरदायी होगा। अब हम आते हैं कोलेन्काइमा पर। कोलेन्काइमा में क्या होगा? देखिए साहब, ये हमारा पैरेन्काइमा, इसके इधर 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 ये अंतरकोशीय स्थान होता है। इसके इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर पैक्टिन जमा हो जाता है, ये जमा होता है। ये जमा हो गया। क्या जमा हो गया?
पैक्टिन, यानी कि पैरेन्काइमा प्लस पैक्टिन इज इक्वल टू कोलेनकाइमा। So this is your कोलेनकाइमा बन गया। कोलेनकाइमा जो होता है वो क्या काम करता है? देखो ये पेड़ है, इसकी ये शाखाएं हैं, पेड़ की ये शाखाएं, और हवा आती है तो ये ऐसे झूमकर वापस अपने स्थान पर चली जाती है। किसके कारण? स्थूल कोण ऊतक के कारण, कोलेनकाइमा के कारण। यानी कि यह लचक प्रदान करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। अब बात चलेगी, जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं वो डाइकोट होते हैं, लेकिन गेहूं की फसल, चावल की फसल, मक्का की फसल, आपने सुना होगा कि आंधी में, तेज आंधी में चौपट हो जाए, उसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉजिंग हो गई। मैंने उनसे पूछा तुम कैसे पड़े हुए हो? तो सर वो आंधी आई थी जो गिर गए हम सारे के सारे। वापस उड़ जाओ। तो कहाँ से उठे? उन्होंने बोले हमारे अंदर जो है कोलेनकाइमा नामक टिश्यू जो है नहीं होता है। तो ये कोलेनकाइमा इनके अंदर जो हमको देखने को नहीं मिलता। ओके, तो ये एब्सेंट होता है इसमें मोनोकॉट में, नंबर 1। और दूसरा रूट्स के अंदर, चाहे वो डाइकोट हो या मोनोकॉट हो, रूट्स तो जमीन के अंदर होती है, वो लचक थोड़ी मार पाएगी। क्यों नहीं मार पाएगी? उसके अंदर कोलेनकाइमा नहीं होता है। ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे हैं जो ये लोग पूछा करते हैं। हमारी एनसीईआरटी कहती है कि कोलेनकाइमा इज लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, जीवित यांत्रिक ऊतक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नीट के अंदर इसमें से। अब हम बात करेंगे स्क्लेरेनकाइमा की। स्क्लेरेनकाइमा कैसे बनेगा? ठीक है साहब, पैरेन्काइमा जो है उसको बेसिक टिश्यू कहा गया है, क्योंकि इसी पैरेन्काइमा से कोलेनकाइमा बना। इसी पैरेन्काइमा में अब मैं जा रहा हूं यहां पर और आपको दृढ़ोत्तक बनाकर दिखाऊंगा। नहीं कि भाई कैसे बनेगा दृढ़ोत्तक? तो सर दृढ़ का मतलब सॉलिड रिजिड, अंदर इसके ये इसका डिपोजिशन करना हो, बोलो लिग्निन का। ये मैंने लिग्निन का डिकम्पोजिशन कर दिया, और ये लिग्निन अलग अलग रूपों के अंदर, कोई तारा आकृति का होता है, ये कोई इसेंट्रिक होता है ऐसा, जो कि आलू में मिलता है। तारे आकृति वाले को हम लोग एस्ट्रोस्केलेट्स कहते हैं। जब छोटे छोटे से दाने रूपी कठोर संरचनाएं इस लिग्निन के कारण बन जाती हैं, तो हम उसको स्क्लेरेट्स कहते हैं। और ये स्क्लेरेट कोई तारे आकृति का, जिसको एस्ट्रोस्केलेट कहते हैं, कोई रॉड शेप होता है। निम्फिया की पत्तियों के अंदर, चाय की पत्तियों के अंदर भी स्क्लेरेट्स देखने को मिलता है। क्वेश्चन ये बनता है, the grittiness in the pulp of guava is due to what? हम अमरूद खाते हैं तो किरकिराहट महसूस होती है, कोई ना कोई ठोस संरचना है। वो ठोस संरचना कौन हुई? चीकू को देखो, चीकू के अंदर भी किरकिराहट होती है। So these are the structures which are providing the rigidity to this slits. Slits के कारण rigidity मिल रही है। अब हमारे पास स्प्लिट्स के अलावा
फाइबर भी होते हैं। ये तो हो गया स्केलेट। अब जब यही स्केलेट इलोंगेटेड हो जाते हैं और ये फाइबर बन गए, तो फाइबर जो है वो रेशियो को कहते हैं। ये रेशियो क्वेश्चन ये बनाता हूं कि फाइबर किसके बने होते हैं। आप बोलोगे सर जिसके कारण टिश्यू बना, लिग्निन के कारण जो है, लिग्निन के बने फ्लोएम फाइबर या तो ट्रू फाइबर। सेल्यूलोज का जो तंतु होता है वो कपास का होता है, वो ट्रू फाइबर नहीं है, वो फॉल्स फाइबर है। उसमें 95% सेल्यूलोज होता है, 5% पैक्टिन होता है। इसलिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कपास के रेशे किसके बने होते हैं, तो आप बोलोगे सेल्यूलोज। बाकी जो वास्तविक रेशे हैं वो लिग्निन के बने हुए होते हैं। स्क्लेरेंकाइमा का मेन फंक्शन क्या है, तो आंसर होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी कि यांत्रिक शक्ति देना। डन। अब हम चले आगे कौन से टिश्यू के ऊपर, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के ऊपर। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल ऊतक। तो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जो दो प्रकार का होता है। एक कहलाता है जाइलम, तो दूसरा कहलाता है फ्लूइड। जाइलम जो होता है इसके 4 कंपोनेंट होते हैं, 4 घटक से ये बना हुआ होता है। जाइलम, पैरेन्काइमा, नंबर 4 जाइलम, स्क्लेरेन्काइमा, नंबर 2, 3 ट्रैकीज, एंड नंबर 4 वेसल्स। ट्रैकीज में भी लिग्निन होता है, मर गया। वेसल्स में भी लिग्निन होता है, मर गई वाहिका। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा अभी पढ़ा, उसमें भी लिग्निन होता है। तो 4 में से 3 कंपोनेंट डेड होते हैं, यानी मृत होते हैं, और केवल एक लिविंग होता है। जाइलम का फंक्शन क्या होता है? कंडक्शन ऑफ मिनरल सॉल्ट एंड वाटर। खनिज लवण एवं जल का संवहन करता है, ऊपर से नीचे भी करता है, नीचे से ऊपर भी करता है। अब वैसे कहाँ उपस्थित होती, कहाँ नहीं होती, अपन पहले चैप्टर में कर चुके हैं। अब हम आते हैं फ्लोएम के ऊपर। फ्लोएम के अंदर भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, सीपीयू, जाली नलिका एंड कंपेनियन सेल्स। इनमें से लिविंग कौन कौन है? ये है, ये है, ये है। तो यहाँ पर 3 लिविंग है और 1 डेड है।
टेरिडोफाइटा में सीव ट्यूब के स्थान पर सीव सेल्स पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल्स के स्थान पर एल्बुमिनस कोशिकाएं, एल्बुमिनस सेल्स पाई जाती हैं। ओके, अब जो है मैं चित्र बना रहा हूं। ये उसके बगल में ये कोशिकाएं बना रही, फिर अलग कलर से ये शो कर, और फिर डबल डबल शो कर। ओके, ये कौन है? ये है सीव ट्यूब, चार्लिंग नली। ये मेन कंडक्टिंग यूनिट होती है भाई साहब, मुख्य संवहनी इकाई, मेन कंडक्टिंग यूनिट। मैं बोला तुमको यहाँ छिद्रित है, जैसे नदी से छेद कर दो। तो उसने कहा कि सर प्रेशर होता है, कंपेनियन सेल्स जो होती है वो ये वाली है, जो कि दाब प्रवणता पैदा करती है। प्रेशर ग्रेडियंट इज डेवलप्ड बाय देम, उनके द्वारा दाब प्रवणता होती है। तेजी से भोजन जो है छिद्रित नलिकाओं में से होकर गुजर जाता है। कहने का मतलब मुख्य संबंध, मुख्य कंडक्शन को इन्होंने किया सीव ट्यूब में, इसलिए सीव ट्यूब दे आर कंसीडर्ड द मेन कंडक्टिंग यूनिट। और इसकी सहायता कौन कर रही है? कंपेनियन सेल्स कोशिका, जो कि दाब प्रवणता पैदा कर रही है, प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप कर रही है। ये वाला मैंने फ्लोएम पैरेन्काइमा का, और जब भी बॉटनी के अंदर डबल डबल लाइन से अंदर बनाते हैं वो हमारा स्क्लेरेन्काइमा होता है, मगर ये फ्लोएम का है तो फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, ये 4 नंबर का। अब ये इस प्लेट में से ऊपर गुजरती है, जैसे नाली का पानी जो होता है वो एक जालीदार लोहे की बनी हुई संरचना में से ऊपर गुजरता है, ऐसी प्लेट होती है। ये भी छिद्रित है, क्योंकि इसी में से तो ये गुजर रही है, नली का है ये। इसको बोलते हैं सीव प्लेट। और भविष्य के अंदर जब इनके ये ऐसे कैलोज जमा हो जाता है तो फिर ये ब्लॉक हो जाता है, और ये हमारा फ्लोएम की स्ट्रक्चर होती है। अब बात करेंगे कि संवहनपूल कैसे होते हैं, वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं। वेस्कुलर बंडल को अगर हम देखें तो ये 4 ले लेते हैं। एक तरफ है कंसेंट्रिक, जिसको सकेंद्री कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं टेरिडोफाइटा में। एम्फीग्रिबल, यानी कि अंदर फ्लोएम और बाहर जाइलम होता है। अंदर जाइलम और बाहर फ्लोएम होता है। जिम्नोस्पर्म के अंदर
अंदर फ्लोएम, बाहर जाइलम होता है। ये कहलाता है एम्फी वेसल। तो सबसे पहले कौन से समर पूल दुनिया में पैदा हुए तो आप बोलोगे कंसेंट्रिक। तो मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे आगे ये हो। ओके बेटा। और हमारे पास में आ रहा है कोलेटरल एंड कॉन्जॉइंट। इसमें क्या होगा, एक्स व पी जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक कहलाते हैं क्लोज और एक कहलाते हैं ओपन। क्लोज को हिंदी में बोलते हैं हम लोग अवर्धी। अवर्धी का मतलब जिसमें कैम्बियम नहीं होती है। तो इसका डायग्राम कैसा होगा, ऐसा होगा, ये जाइलम और ये फ्लोएम। दूसरा है ओपन। ये आपको मिलेगा किसके अंदर, मोनोकॉट में। ओपन वाले को हिंदी में हम लोग वर्दी बोलते हैं। इसके अंदर कैम्बियम देखने को मिलेगी। और ये किसमें मिलेगा, डाइकॉट में। कैम्बियम है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, तो ये आपका वेस्कुलर बंडल ऐसा नजर आएगा। दिस इज योर कैम्बियम। कोलेटरल कॉन्जॉइंट जो होते हैं ये तलों में मिलते हैं। तो पहले दो प्रकार के, डाइकॉट एंड मोनोकॉट, दैट यू टू कीप इन माइंड। देन कम्स योर रेडियो, यानी कि अरी। अरी में क्या होगा, एक्स व पी जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पर मिलेंगे। कैसे, ये फ्लोएम, 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 ये जाइलम, ये जाइलम, ये जाइलम। तलों के अंदर एंडार्क वेस्कुलर बंडल होता है और ये आपको मिलता है रेडियम किसके अंदर, रूट्स के अंदर। उनके अंदर एक्जार महायादी दारू संबंध मिलता है। यानी प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगा, दूसरे प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होगा। अब आता है हमारे पास में बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल, इसमें क्या होता है, दो कैम्बियम होती है, C1 C2, और ये आपका जाइलम अब आपके ऊपर नीचे फ्लोएम। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल किसके अंदर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल कोकोनट्स में और पोटैटो में। एंड दैट इज द एंड ऑफ वेस्कुलर बंडल। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे टिश्यू सिस्टम की, इन विच विल टॉक अबाउट द एपिडर्मिस, स्टील एंड ग्राउंड टिश्यू अगले एपिसोड में। ओके, राइट।